हेलो बच्चों, कहानी के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज की कहानी का शीर्षक है बम्बू, टस से मस न होने वाला गधा। बम्बू लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में पैदा हुए अन्य गधों जैसा ही था, चंचल, सुंदर और मासूम सा दिखने वाला। वो कई तरह से पद्मा के परिवार की मदद करता था। उनके खेतों तक खाद ढोकर ले जाता था, जौ व गेहूं की गहाई करता था। पद्मा हर हाल में बम्बू की पसंदीदा थी। वो बम्बू पर जान छिड़कती थी और उसका बहुत ख्याल भी रखती थी। वो इस बात का ध्यान रखती थी कि अंधेरा होने से पहले ही बम्बू सुरक्षित अपने बाड़े में वापस आ जाए। कौन जाने, कोई भूखा हिमतेंदुआ गांव के आसपास ही घात लगाए बैठा हो। पद्मा के परिवार के पास भेड़ें और बकरियां, एक गाय और बम्बू था। बाड़े में सभी के लिए पर्याप्त जगह थी। हर शाम अंधेरा होने से पहले पद्मा यह देख लेती थी कि उनकी छोटी छोटी नांदों में पानी तो भरा है ना। झाड़ बुहार भी कर लेती थी। ये सब करते हुए पद्मा ने गौर किया कि सूरज डूब जाने के बाद बम्बू कुछ अजीब तरह से व्यवहार करता था। बकरियां और भेड़ें तब भी उछल कूद करती रहती थी या कभी कभी उसके पीछे पीछे घूमती थी, लेकिन बम्बू जहां कहीं भी होता वहीं अपने घुटनों के बल बैठ जाता। वो स्थिर बैठा रहता था, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। पद्मा शायद इस बात पर कभी ध्यान नहीं देती, अगर वो बम्बू को अक्सर अगले दिन सुबह ठीक उसी जगह पर बैठा हुआ नहीं पाती। अरे बम्बू, क्या तुम इतनी गहरी नींद में सोए कि बिल्कुल हिले डुले भी नहीं? वो उसे गले लगाते हुए पूछती। बम्बू की बड़ी बड़ी कोमल आंखों से पद्मा बेहद प्यार करती थी। वो जब भी उन्हें देखती तो कल्पना करती कि बम्बू जब पैदा हुआ होगा तो जरूर किसी कलाकार को उसके चेहरे पर आंखों को उकेरने के लिए बुलाया होगा। एक दिन पद्मा और उसका परिवार त्योहार मनाने पड़ोस के गांव के लिए रवाना हुए। सैकड़े पहाड़ी रास्ते पर उन्हें बहुत दूर तक पैदल चलना था। बम्बू पूरे रास्ते नोनो को अपनी पीठ पर बिठाए चलता रहा। नोनो यानी पद्मा का छोटा भाई। गांव वापस लौटने से पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उत्सव बहुत मजेदार था और पद्मा के घर वालों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा समय वहां बीत गया। पद्मा, उसके आमाले अबाले और नोनो अभी भी अपने घर से कम 2 घंटे की दूरी पर थे। जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती गई, बम्बू ने रास्ते के कंकड़ पत्थरों पर लड़खड़ाना शुरू कर दिया। कुछ एक बार तो वो रास्ते से भटक भी गया। पद्मा ने प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी रस्सी को हल्का सा खींचते हुए फुसफुसा कर कहा, बम्बू, तुम थक गए हो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? जैसे जैसे अंधेरा गहरा होने लगा, बम्बू पद्मा के करीब करीब आता गया और उसके साथ साथ चलने लगा। जल्द ही चारों ओर अंधेरा छा गया। बम्बू मानो जम सा गया। उसने तकलीफ भरी एक जोरदार रेंक लगाई। आखिर दिक्कत क्या है इसे? अबाले चिल्लाए। काफी देर से देख रहा हूं कि यह चल कैसे रहा है, मानो छंग के नशे में हो। उन्होंने गुस्से से कहा। अरे अरे, कहीं वो बीमार न पड़ गया हो, अमाले ने चिंतित होकर कहा। अब तो रात हो चली थी, पर बम्बू रत्ती भर भी हिलने को तैयार न था। उसे चलने के लिए पद्मा ने सारे जतन करके देख लिए। उसे पीछे से धक्का दिया, सामने से उसकी रस्सी खींची, यहां तक कि उसे लुभाने के लिए उसके सामने गाजर लटका कर भी देख लिया। बम्बू फिर भी टस से मस नहीं हुआ।
इसकी बजाय वो एक बार फिर जोर से रेंगा और एकाएक धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। यह देखकर अबाले अपना आपा खो बैठे। अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने बम्बू को उठाने की कोशिश की, लेकिन बम्बू जहां था वहीं बैठा रहा, मानो पत्थर हो गया हो। यह एक ऐसी रात थी जिसे पद्मा शायद कभी न भूल पाए। अबाले बम्बू के साथ वहीं रुके और बाकी परिवार घर की ओर चल दिया। अगली सुबह चिड़चिड़े और उनिंदे से अबाले खरमा खरमा गांव वापस पहुंचे। उनके पीछे पीछे बम्बू था। ये सनकी गधा जहां बैठा था वहीं सो गया और मैं सारी रात जागता रहा। मुझे डर था कि कोई हिम तेंदुआ आंख या वन बिलाव आकर इस पर हमला न बोल दे। पद्मा ने कहा, अबाले, जिस तरह से कल बम्बू अपने घुटनों के बल गिरकर बैठा था, वैसे ही मैंने उसे बाड़े में कई बार करते देखा है, और उसके बाद वो बिल्कुल हिलता डुलता भी नहीं है। अगली सुबह ठीक उसी तरह उसी जगह मिलता है, एकदम वैसे ही बैठा हुआ। अबाले ने गौर से पद्मा की बात सुनी और फिर कहा, कल रात भी ठीक ऐसा ही हुआ था। यह वाकई अजीब है। शायद मुझे इसके बारे में आमची से पूछना चाहिए। बच्चों, ये कहानी यही पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, बम्बू क्यों नहीं हिलता होगा? सोचिए। ये कहानी का बचा हुआ हिस्सा मैं आपको कल बताऊंगी, तो जरूर आइएगा। बाय बाय।